people between 30 to 50, they repeatedly keep asking me, सर हम ऐसी एक क्या जांच कराएं जिस जांच से हमें ये यकीन हो जाए कि हम में कम से कम हार्ट की बीमारी नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू वन सिंगल टेस्ट जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करना पड़ता है, और अगर ये रिपोर्ट कह देती है कि आपको हार्ट अटैक की बीमारी नहीं है तो मतलब नहीं है, मतलब आज तक तो वो आई ही नहीं। इसलिए जो आज के मॉडर्न ज़माने में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा डर जो लगता है लोगों को, वो यही लगता है कि हमने एंजियोग्राफी करा दी तो साथ साथ स्टेंट भी लग जाएंगे एंड इट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, मुझे स्टेंट नहीं करवाना है ना। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एज अ टेस्ट तो हमने आपको बता दी, बट ये किस में करना है किस में नहीं करना है। मेरे पास कितने लोग आते हैं जो कि 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र में हैं और उनको बस ये डर बैठा हुआ है कि मुझे हार्ट अटैक से नहीं मरना है क्योंकि कोई फिल्म स्टार मर गया। मैं जब टिपिकली ये किसको रिकमेंड करता हूँ, ऐसे व्यक्ति जो बहुत क्रॉनिकली स्मोकर रहे हैं, जिनका कि वेट बहुत ज़्यादा है, जिनके परिवार में बहुत लोगों को या बहुत बार हार्ट की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, अटैक्स आ चुके हैं, ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ हो, अधिकतर समय बैठे रहते हैं, फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते हैं, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। तो कई लोगों को ये प्रोपेगेंडा भी है कि सीटी एंजियोग्राफी मत कराओ। देखिए, एक फ्रैंक बात है कि अधिकतर कार्डियोलॉजिस्ट डोंट लाइक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, बिकॉज जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कार्डियोलॉजिस्ट खुद करता है। सो अगर पेशेंट ने 20-25 हज़ार ही पे करना है तो ऑब्वियसली कार्डियोलॉजिस्ट विल से कि मैं सीटी में क्यों भेजूं, मैं खुद ही करूं, एटलीस्ट फीस मुझे मिलेगी। सो देयर इज अ इंटरेस्ट इन दैट, सेल्फ इंटरेस्ट इन दैट फॉर द कार्डियोलॉजिस्ट। बट वहीं पेशेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो पेशेंट को सबसे पहले तो भर्ती होने में बहुत डर लगता है, और वो भी कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर भर्ती होने में और ज्यादा डर लगता है। और तीसरे, अगर सही में खुदा न खास्ता पॉजिटिव टेस्ट आई तो उस समय टिपिकल स्टेटमेंट होता है कि अगर अभी आप स्टेंटिंग करवा लेंगे तो आपको एंजियोग्राफी फ्री हो जाएगी और आपको केवल स्टेंटिंग का खर्चा आएगा। यही चीज हम बाद में करेंगे तो आपको एंजियोग्राफी का खर्चा ज्यादा होगा। तो इस तरीके से पेशेंट को कन्विंस होता है या किया जाता है कि जैसे एंजियोग्राफी हुई, अगर पॉजिटिव है तो उसी समय स्टेंट डाल दो। पेशेंट को सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। दैट्स वेयर आई थिंक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आज के ज़माने में, जहाँ पे स्टेंटिंग का अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है देश में, जहाँ अननेसेसरी स्टेंट्स बहुत ज़्यादा डल रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं पिछले 12 साल से गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इन जनरल गुड़गांव का जो समाज है, यू माइट बी अवेयर कि गुड़गांव में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, और इन जनरल जो गुड़गांव बसा है पिछले 20-30 साल में ही बसा है। तो ऐसी पॉपुलेशन who came in their early 20s and 30s and now have started aging, becoming 40 and 50. So मेरे हम उम्र लोग जो 40-50s गुड़गांव में बहुत रहे हैं, एक गिल्ट सबको रहा है कि जो लाइफस्टाइल गुड़गांव में उनको सर्वाइव करने के लिए रही, या गुड़गांव की शहर की जो लाइफस्टाइल हो गई, उसके चलते एक हमेशा फैक्टर लगा रहता है कि कहीं हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट से हमें बीमारी तो नहीं आ गई है, या फिर कोई टोबैको स्मोकर है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, किसी का स्ट्रेस लेवल बिल्कुल रॉकेट हाई है, या किसी के परिवार में क्लोज रिलेटिव की डेथ किसी हार्ट अटैक से हो जाए। ऐसे परिवार वालों को डेफिनेटली और ज़्यादा डर बना रहता है कि मुझे हार्ट अटैक जल्दी उम्र में तो नहीं आ जाएगा। एंड आज का मीडिया, आज का जो न्यूज़पेपर्स, टीवीज़, वीडियोज़ में जो चल रहा है कि जहाँ आप देखें हार्ट अटैक इन यंग पे लेके बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। सो टिपिकली पीपल बिटवीन 30 to 50 दे रिपीटेडली कीप आस्किंग मी, सर हम ऐसी एक क्या जांच कराएं जिस जांच से हमें ये यकीन हो जाए कि हम में कम से कम हार्ट की बीमारी नहीं है। तो आज का वीडियो उसी टॉप के लिए बनाया जा रहा है। आई एम गोइंग टू टेल यू वन सिंगल टेस्ट जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करना पड़ता है, और अगर ये रिपोर्ट कह देती है कि आपको हार्ट अटैक की बीमारी नहीं है तो मतलब नहीं है, मतलब आज तक तो वो आई ही नहीं। सो इफ यू लाइक दिस टॉपिक, पूरा एंड तक सुनिएगा, बिकॉज आई विल टेल यू इन डिटेल एंड आई विल टेल यू वेरी फाइन थिंग्स अबाउट इट। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सब भी समझाएंगे, और कॉस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो शायद आपको पता होगा, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम अ कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जन। मैं पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ हार्ट सर्जरी के लिए। हम नियोनेटल, पीडियाट्रिक और एडल्ट तीनों तरह की हार्ट सर्जरी अपने डिपार्टमेंट में करते हैं। साथ ही साथ में मेरा एक क्लिनिक है जो कि निर्वाणा कंट्री, जो कि गुड़गांव में है। हमारा क्लिनिक शाम को 5 से 7 बजे तक के लिए होता है, डेली ऑन अपॉइंटमेंट बेसिस ओनली। जो भी व्यक्ति मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहे हमारे क्लिनिक में हमें मिल सकता है। बाकी जो आप व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू हमें मैसेजेस भेजते हैं उसका रिप्लाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं एनीवे। हमारी एक फाउंडेशन भी है जिसका नाम है यूनिहील हार्ट हेल्थ फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मेरे जैसे लाइक माइंडेड डॉक्टर्स ने बनाई है जो कि समाज को कुछ वापस रिटर्न में देना चाहते हैं। वी हैव मेड इनफ मनी
It is just that now we think a part of our effort and energy should go and dedicate towards taking care of children who are underprivileged. भारत में लगभग 97% बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स के पास हार्ट सर्जरी को अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब बीमारी गरीबी अमीरी देख के नहीं आती है, तो जो गरीब बच्चे हैं जिनको और कोई तरीका नहीं है हार्ट सर्जरी करवाने का, उनकी हार्ट सर्जरी के लिए हमारी ये फाउंडेशन यूनिहीट हार्ट हेल्थ फाउंडेशन पैसा जुटाती है। और अगर आप चाहें तो पूरी बच्चे की सर्जरी, एक किसी भी बच्चे की सर्जरी आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए जब भी आप हमें कनेक्ट करेंगे, उसके जो भी आप पैसा डोनेट करेंगे वो ATG में आपके लिए टैक्स फ्री रहता है। सो आप हमारे वीडियोस चाहे लाइक करें न करें, दैट इज़ ओके। आप चैनल सब्सक्राइब करें न करें, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक यू डू ऑल दैट, बट उससे कहीं ज़्यादा आई वुड लाइक इफ़ यू डोनेट फॉर द फाउंडेशन लाइक दिस यूनिहील हार्ट फाउंडेशन। दिस वन टेस्ट इज कॉल्ड एज CT कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब अगर आपने मेरी पिछली टॉक भी सुनी हो तो उसमें आई हैड स्पोकन अबाउट CT कैल्शियम स्कोर, सो यू कैन कंसिडर कि ये टॉक उसी का ही कंटिन्यूएशन है एक तरीके से। और इवोल्यूशन ऑफ CT कोरोनरी एंजियोग्राफी हुआ ही ऐसे था कि पहले जो पुरानी CT मशीन्स होती थी जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती थी, मतलब वो 1 सेकंड में 2, 4, 8 ऐसे ही स्लाइसेस का एक एक्सरे कर पाते थे, उसको बोला जाता था कि CT कैल्शियम स्कोर। अब CT calcium score is a vague way to find out. You can hear to my previous talk for that. But CT coronary angiography is done with modern machines. ये ऐसी machines हैं जो कि 1 सेकंड में 128 स्लाइसेस आपके हार्ट के देखते हैं। तो 128 and 256 स्लाइस CT, या फिर जो लेटेस्ट अभी आए हैं 512 स्लाइस CTs. These are the ones where जिसके चलते हम एक CT coronary angiography कर सकते हैं। 128 स्लाइस CT से पहले के अगर किसी मशीन्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली देश भर में जो छोटे शहर हैं उनमें अभी भी बहुत सारी मशीन्स हैं जो 64 स्लाइस CTs हैं, 32 स्लाइस CTs हैं, एंड आई हैव हर्ड इवन 16 स्लाइस CT। मुझे तो वो जब मैं MBBS में था तब भी 16 स्लाइस CT वाज अ वेरी ओल्ड थिंग एट दैट टाइम इन 95। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इफ़ यू आर अवेयर कि हमने अपनी हार्ट की बीमारी को पता जल्दी करना है, एंड इफ यू वांट टू बी प्रोएक्टिव अबाउट इट, और इफ यू आर वन ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल जिसको कि रिस्क ज़्यादा है पर एज ज़्यादा नहीं हुई है। यूजुअली CT कोरोनरी एंजियोग्राफी इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। यूजुअली वी रिकमेंडेड फॉर यंगर पीपल ओनली व्हेन वी आर रिलेटिवली श्योर कि इसमें अगर मैं एंजियोग्राफी करूँगा तो शायद रिपोर्ट निगेटिव ही आएगी। सो व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाली है, ऐसे लोगों के लिए CT कोरोनरी एंजियोग्राफी हम करवाते हैं। नाउ हर किसी में क्यों नहीं कराते हैं भाई? अगर ऐसी ही जांच है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट किए बगैर आप पता कर सकते हो, तो ऑब्वियसली जो आज के मॉडर्न ज़माने में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा डर जो लगता है लोगों को, वो यही लगता है कि हमने एंजियोग्राफी करा दी तो साथ साथ स्टेंट भी लग जाएंगे एंड इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, मुझे स्टेंट नहीं करवाना है। सो CT एंजियोग्राफी हर किसी में नहीं कराई जा सकती, उसके कारण है, मैं समझाऊंगा और आगे। बट मेन प्रिंसिपल जो CT कोरोनरी एंजियोग्राफी का है वो ये है कि आज की मॉडर्न फास्ट मशीन्स इतनी फास्ट होती हैं, जैसे कि अगर आप मोबाइल कैमरा का एग्जाम्पल लें, विथ योर मोबाइल फ़ोन अगर हम 15 साल 20 साल पहले के फ़ोन लेके कोई कुत्ते या बच्चे का अगर फ़ोटो लेने बैठते तो वर यू एबल टू टेक एनी पिक्चर्स? द आंसर इज नो, बिकॉज बच्चे और कुत्ते आपको बात सुन के रुकते नहीं हैं। दे डोंट पोज, दे डोंट स्टे स्टिल, वो चलते फिरते रहते हैं, भागते रहते हैं। पर्टिकुलर अगर 5-6 बच्चे आप एक कमरे में रख लो और एक ग्रुप फोटो निकाल के बता दीजिए विद अ ओल्डर फोन, इट इज़ इम्पॉसिबल। वो इसीलिए बिकॉज उसमें मूवमेंट आर्टिफैक्ट आता है। मूवमेंट आर्टिफैक्ट जब तक कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी न हो, ऐसे लो रिजोल्यूशन वाले कैमरा से अच्छी पिक्चर नहीं खींची जा सकती है। वैसे ही पुराने CT स्कैन मशीन के साथ में एक अच्छा CT कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं आ सकता, बिकॉज हार्ट कीप्स मूविंग ऑल द टाइम। दिल लगातार धड़क रहा है। दिल का ऐसा है कि जो उसकी धड़कने वाली फेज होती है वो अगर 1 सेकंड में मान के चलें कि अगर 1 सेकंड का लगभग 1/3 हिस्सा है जिसमें वो सिकुड़ता है और बाकी 2/3 हिस्सा है जिसमें कि वो फैलता है और वैसे ही खड़ा रहता है। सो जब भी हार्ट को कोई बेस्ट पिक्चर लेना चाहे तो एक ECG कनेक्ट करके इन मॉडर्न मशीन के साथ लगाया जाता है जब वो रिलैक्स कंडीशन में हो और फिर अगली धड़कन धड़कने वाला हो, उस समय पे पिक्चर लेना होता है। सो इस प्रिसिशन के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए यू हैव टू हैव अ गुड मशीन, गुड रेडियोलॉजिस्ट एंड गुड टेक्नीशियंस मोर इम्पॉर्टेंटली। सो हार्ट का पिक्चर खींचने का तो आपने तरीका बता दिया, बट यूजुअली खून की नसें किसी नॉर्मल CT स्कैन में अंदर से नहीं दिखती है अनलेस उसमें खुद कैल्शियम हो।
तो यही CT कैल्शियम स्कोर मैंने पिछली बार में जो बताया था, इट इज़ रिलेटेड टू दैट। बट अगर आपने खून की नसें अंदर से देखनी है, अब ब्लॉक तभी पता चलेगा ना जब आप खून के अंदर देखोगे नसें। तो जैसे कि एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में एक डाई डाली जाती है अंदर टू मेक श्योर कि वो एक्सरे में दिखने लगे, वैसे ही CT एंजियोग्राफी में भी डाई दी जाती है। अब ये डाई मतलब ऐसा नहीं होता कोई नीले रंग की या लाल रंग की है, यूजुअली इट इज़ लाइक अ क्लियर फ्लूइड लाइक वाटर ओनली। बट वो जो क्लियर वाटर फ्लूइड है वो एक्सरे में डार्क दिखता है, या एक्सरे में सॉरी ब्राइट दिखता है, इट ओपेसिफाइज द एक्सरे। सो जब हाथ की नसों में एक इंजेक्शन उस चीज़ का दिया जाए, उस इंजेक्शन से पूरे शरीर के खून की नसों में जब वो डाई पहुंच जाती है, ऐसे समय पर यदि CT किया गया, यू गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर। एंड जो आज के 128, 256 और 500 स्लाइस CT हैं, उनमें से जो 512 है वो तो इतना क्लियर होता है कि यू कैन मेक इट इज एज गुड एज अ कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। प्लस इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन कि जो कि कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में हमें पता नहीं चलता, वो है कि सतह पर कैल्शियम कितना है, और उसका एस्टिमेशन हम अंदाजे से करते हैं कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में, बट CT में वो भी क्लियरली दिख जाता है। और CT में सपोज कोई मसल उसको क्रॉस कर रही है, कोई आसपास के स्ट्रक्चर्स उसे दबा रहे हैं, वो चीज़ें भी क्लियरली दिख जाती हैं। सो इनफैक्ट अ CT कोरोनरी एंजियोग्राफी डन विथ द हाईएस्ट रेजोल्यूशन मशीन्स जो आज की हैं 512, 256 स्लाइस CT में, दे आर बेटर देन अ कन्वेंशनल एंजियोग्राफी इन टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन तो अच्छा मिल जाता है, बट देन फंक्शनैलिटी ऑफ कोर्स उसकी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आप CT जब कर रहे हो तो इट इज़ जस्ट अ टेस्ट। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में आप बहुत कुछ और कर सकते हो, उसमें प्रेशर नाप सकते हो, उसमें अंदर से सोनोग्राफी का प्रोब भेज सकते हो, जो भी बीमारी मिली उसको और डिटेल में स्टडी कर सकते हो, जो कि मैंने बताया हुआ है FFR एंड IVUS। मेरी जो टॉक है 50 to 70% ब्लॉक के लिए, जब मैंने उसमें बताया हुआ है कि कैसे FFR और IVUS हमें मदद करते हैं कि ब्लॉक को और कैरेक्टराइजेशन हम कैसे करें। ना CT कोरोनरी एंजियोग्राफी एज अ टेस्ट तो हमने आपको बता दी, बट ये किस में करना है किस में नहीं करना है। सो पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई भी व्यक्ति हु वैल्यूज हिज लाइफ और जिसको पैसे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सो अब पैसा इज अ सब्जेक्टिव थिंग, किसी के लिए 2,000 रुपये भी बहुत महंगा है और किसी के लिए 20,000 भी बहुत सस्ता है। सो देयर आई कैन नॉट कमेंट, बट CT कोरोनरी एंजियोग्राफी टिपिकली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में अगर हम देखेंगे तो 8-9 हज़ार से शुरू होती है ये जांच, और अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में, जो बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में 25,000 तक भी जाती है। सो 8,000 से 25,000 इज द जनरल स्पेक्ट्रम राइट नाउ। फ्यूचर में कॉस्ट बढ़ेगी ऑफ कोर्स, और ये इतने अमाउंट में अगर किसी को कोई एतराज़ ना हो और उसको माइंड में एक बार है कि मुझे हार्ट का बीमारी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हटाना है, तो दिस कैन बी ऑफर टू प्रैक्टिकली एवरीबडी whoever wants to rule out the disease even if they are asymptomatic। मतलब ये कि अगर लक्षण ना भी हो तो भी it can be offered to the people if they are mentally affected by this fear। For other people जिसको कि भाई इसका डर नहीं है and they are okay living comfortably, a general risk stratification जो हम बताते हैं फर्मिंघम स्कोर से, that is good enough। अब देखिए हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मेरे पास कितने लोग आते हैं जो कि 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में हैं और उनको बस ये डर बैठा हुआ है कि मुझे हार्ट अटैक से नहीं मरना है क्योंकि कोई फिल्म स्टार मर गया या फिर किसी और फिल्म स्टार ने स्टेंट डलवा दिया। आप किसी का नाम मैं लूँगा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हर किसी की अपनी अपनी मेडिकल प्रॉब्लम होती है। बट एक बात हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ बेल शेप्ड कर्व की। ये टाइप की बीमारियां जो हैं वो बहुत कम उम्र में बहुत कम लोगों को आती हैं, या बहुत ज़्यादा उम्र में बहुत कम लोगों को ही आती हैं। अधिकतर पीपल जो इस बेल शेप कर्व का जो मेन मास है, दैट इज मेड बाय द पीपल हु इज समथिंग लाइक 45 to 65 ईयर्स ऑफ एज। अगर किसी को बीमारी बहुत अच्छे से आनी है तो 45 to 65 में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को आएगी। अब हम हर किसी इंसान का अगर CT एंजियोग्राफी करने लगे तो दैट इज़ नॉट अ गुड वे, बिकॉज उससे आप बस ओवर रेडिएशन ही दे रहे हैं और ओवर डाई दे रहे हैं। जो डाई दी जाती है उससे किडनी पर भी असर पड़ सकता है। माइंड यू, अगर हम 1000 लोगों को डाई देंगे तो एक की किडनी खराब हो सकती है। तो वो 99.9% तो सेफ है, 99.9% सेफ होने के बावजूद जिस एक व्यक्ति में एक जांच के चलते किडनी खराब होने का डर हो, तो वैसी जांच को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके ही करवाना चाहिए, सोच समझ के करवाना चाहिए। आफ्टर ऑल दिस इज ऑल्सो अ इन्वेजिव टेस्टिंग। दो भर्ती नहीं होना पड़ता अस्पताल में, बट स्टिल इट्स अ इन्वेजिव टेस्टिंग। अब मैं जब टिपिकली ये किसको रिकमेंड करता हूँ, ऐसे व्यक्ति जो बहुत क्रॉनिकली स्मोकर रहे हैं, जिनका कि वेट बहुत ज़्यादा है, जिनके परिवार में बहुत लोगों को या बहुत बार हार्ट की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, अटैक्स आ चुके हैं,
ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ हो, अधिकतर समय बैठे रहते हैं, फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते हैं, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, सो दीज आर ऑल द हाई रिस्क मार्कर्स। सो हाई रिस्क मार्कर वाले लोगों में आप फिर भी ये टेस्ट कराओ अगर सिम्टम्स नहीं है। पर यही हाई रिस्क मार्कर के लोगों में लक्षण आ गए, अब व्यक्ति खुद रह रहा है, कह रहा है आगे कि मुझे छाती में दर्द होता है, तो अब छाती में दर्द होता है काम करने में या सांस फूलती है सीढ़ी चढ़ने में, तो उस समय सीटी एंजियोग्राफी कराने का मुझे बहुत फायदा नहीं है, बिकॉज ऐसे पेशेंट में चांसेस कि हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है सिग्निफिकेंटली हाई, एंड ऐसे केस में यूजुअली वी एडवाइज अ कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। Yet there are so many people who do not understand this concept, and मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो सीटी एंजियोग्राफी करा चुके हैं, और करा के जब बीमारी के साथ आते हैं देन हम कहते हैं कि नहीं भाई, सीटी एंजियोग्राफी इज गुड इन टेलिंग यू अबाउट वन थिंग, कि बीमारी अगर नहीं है तो डेफिनेटली बीमारी नहीं है, मतलब उसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है। बट अगर सपोज सीटी एंजियोग्राफी ने आपको ऐसी रिपोर्ट दी कि उसमें ब्लॉक 40% है, तो जो अधिकतर सीटी मशीन्स इंडिया में है वो 128 स्लाइस सीटी से भी कम की हैं। सो बाहर किसी भी लैब से सस्ते के चलते हुए 8,000 वाली जो जांचें होती हैं वो ऐसी मशीनों में होती हैं जो कि बहुत ही पुराने ज़माने की मशीन है। तो एक पुराने ज़माने की मशीन जिसमें कि ब्लर होता है ज़्यादा, ब्लरिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो जब ब्लरिंग इफेक्ट ज़्यादा हो तो उसमें टिपिकली होता है कंप्यूटर एल्गोरिदम अपने आप इमेजिन करता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, तो एक्यूरेसी उसकी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्लरिंग एंड बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम। ऐसे केस में अगर 30-40% ब्लॉक हुआ है और वो दिखा रहा है, तो यकीन मानिए हमने ऐसे कितने पेशेंट्स देखे हैं जिसमें 40% लिखी रिपोर्ट थी और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी किया तो उसमें 90% मिला। ऐसा भी हुआ है कि उसमें बोला गया कि 50% ब्लॉक है और 10% 20% ही मिला। सो इस तरह के दोनों तरह के एरर्स पुराने ज़माने की मशीन में बहुत कॉमन थे, और आज के ज़माने की मशीन भी जो 128 एंड 256 स्लाइस सीटी, जो कि अधिकतर अच्छे अस्पतालों में आज भी ऐसी ही मशीनें हैं, उनमें भी देयर इज अ मार्जिन ऑफ एरर ऑफ 10 to 20%। आई विल टेल यू टिपिकली एग्जाम्पल ऑफ वन जेंटलमैन जो इंटरनेशनली आए थे, फॉरेन से आए थे हमारे पास बाईपास सर्जरी कराने के लिए, मेरे अंडर ही भर्ती हुए। जब भर्ती हुए तो उस समय सीटी स्कैन की रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें कि 2 नसों में लिखा हुआ था कि 99% ब्लॉक है और एक नस में लिखा हुआ था 70% ब्लॉक है। सो हमने उनको कहा देखिए सीटी स्कैन की रिपोर्ट पे तो हम ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं, पहले एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करेंगे। एंड दैट जेंटलमैन जो कि 3 नसों के बाईपास के लिए दूर देश से यहाँ तक आया था, उसकी जब हमने कन्वेंशनल एंजियोग्राफी की तो 2 नसों में हार्डली 20-30% ब्लॉक था और एक ही नस थी जिसमें कि 80-85% ब्लॉक था। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ बाईपास फॉर 3 वेसल्स वी एंडेड अप डूइंग अ स्टेंट फॉर 1 वेसल ओनली। अब वो तो इंडिविजुअली बहुत खुश हुआ, बट आप समझ सकते हैं कि इसमें फैलेसी कितनी ज़्यादा है कि अगर वो 99% बोल रहा है, अब उसकी जो सीटी मशीन थी वो बहुत ही पुराने ज़माने की सीटी मशीन थी जो कि अनफॉर्चुनेटली उनकी कंट्रीज़ में नए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं थे। सो पुराने ज़माने की और 128 स्लाइस सीटी मशीन से सीटी एंजियोग्राफी कभी नहीं करानी है। तो जब भी करवाने जाएं ये ज़रूर पूछें कि मशीन कौन सी है। सो ऐसा भी है कि क्योंकि इस सीटी मशीन में आप डाई देते हो और डाई के चलते प्रॉब्लम होती है, तो कई लोगों को ये प्रोपोगंडा भी है कि सीटी एंजियोग्राफी मत कराओ। देखिए एक फ्रैंक बात है कि अधिकतर कार्डियोलॉजिस्ट डोंट लाइक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, बिकॉज जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कार्डियोलॉजिस्ट खुद करता है। सो अगर पेशेंट ने 20-25 हज़ार ही पे करना है, तो जैसे हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो हमारा हॉस्पिटल है लगभग 20,000 के आसपास का सीटी एंजियोग्राफी होता है और लगभग 22-23 हज़ार का कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होता है। तो ऑब्वियसली कार्डियोलॉजिस्ट विल से कि मैं सीटी में क्यों भेजूं, मैं खुद ही करूं, एटलीस्ट फीस मुझे मिलेगी। सो देयर इज अ इंटरेस्ट इन दैट, सेल्फ इंटरेस्ट इन दैट फॉर द कार्डियोलॉजिस्ट कि फीस मुझे मिले, क्यों फालतू में रेडियोलॉजी में जाए। एंड फिर जब आपको उससे फीस मिलती है तो यू टेंड टू थिंक कि वो रेडिएशन इतना ज्यादा सीटी एंजियोग्राफी से मिलता है, डाई का डोज जो मैं 10 ml या 20 ml यूज करूंगा सीटी एंजियोग्राफी में, वो 100-125 ml का डाई यूज हो जाएगा। तो डाई भी ज्यादा लो, रेडिएशन भी ज्यादा लो, रिपोर्ट भी अगले दिन पे मिले, उससे अच्छा मैं खुद ही कर लेता हूँ। 10-20 ml डाई लगेगी, रेडिएशन एक्सपोजर भी कम रहेगा, रिपोर्ट इंस्टेंटेनियसली मैं देख पाऊंगा। सो कार्डियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली कोरोनरी कन्वेंशनल एंजियोग्राफी इज अ बेटर चॉइस बिकॉज ही हैज द टूल्स इन हिज हैंड। बट वहीं पेशेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो पेशेंट को सबसे पहले तो भर्ती होने में बहुत डर लगता है, और वो भी कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर भर्ती होने में और ज्यादा डर लगता है। और तीसरे, अगर सही में खुदा न खास्ता पॉजिटिव टेस्ट आई तो उस समय टिपिकल स्टेटमेंट होता है कि अगर अभी आप स्टेंटिंग करवा लेंगे तो आपको एंजियोग्राफी फ्री हो जाएगी और आपको केवल स्टेंटिंग का खर्चा आएगा, यही चीज हम बाद में करेंगे तो आपको एंजियोग्राफी का खर्चा ज्यादा होगा। तो इस तरीके से पेशेंट को कन्विंस होता है या किया जाता है
कि जैसे एंजियोग्राफी हुई अगर पॉजिटिव है तो उसी समय स्टेंट डाल दो, पेशेंट को सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। दैट्स वेयर आई थिंक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आज के ज़माने में, जहाँ पे स्टेंटिंग का अब्यूज बहुत ज़्यादा है देश में, जहाँ अननेसेसरी स्टेंट्स बहुत ज़्यादा डल रहे हैं, तो यदि इमरजेंसी नहीं है, यदि छाती में दर्द नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में माइल्ड टू मॉडरेट रिस्क वाले लोगों में सीटी एंजियोग्राफी इज अ बेटर टेस्ट। यही अगर आप हाई रिस्क वाले हो या फिर सिम्टम्स पहले से ही है, देन आपने कन्वेंशनल एंजियोग्राफी ही कराना चाहिए, सीटी एंजियोग्राफी के पीछे नहीं जाना चाहिए। बिकॉज उस केस में अगर सीटी एंजियोग्राफी ने बीमारी बताई भी, विच वी आर श्योर कि अब है बिकॉज आप हाई रिस्क में हो या आपके लक्षण है, तो उसमें परसेंटेज ऑफ ब्लॉक सीटी एंजियोग्राफी अच्छे से नहीं बता रही है, इसीलिए फिर से कन्वेंशनल एंजियोग्राफी और ऊपर से करनी पड़ती है। तो एक तो पैसे भी दिए, डाई भी ली, रेडिएशंस भी मिले, और उसके बाद कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो इसके लिए फिर से एक और बार। तो जिनको पता है कि बीमारी है या जिनका कोई एक बार स्टेंटिंग या बाईपास हो चुका है, ऐसे व्यक्ति में वी जनरली प्रेफर कि कन्वेंशनल एंजियोग्राफी ही कराएं। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से कम उसकी बीमारी के बारे में हमें और डिलिनिएशन मिल जाएगा और वी कैन पोटेंशियली डू अ स्टेंटिंग देयर आल्सो। ऐसे ही जिसको किडनी की बीमारी है, जिसका रीनल डिस्फंक्शन है, तो या डायलिसिस के आसपास है, किडनी ऐसी है कि बस अब कगार पे है कि डायलिसिस होना शुरू हो सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए सीटी एंजियोग्राफी वी डू नॉट रिकमेंड। डाई दोनों में दी जाती है, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में भी, सीटी एंजियोग्राफी में भी, बट फिर भी डाई का डोज जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में होता है वो 10-20 ml का होता है और सीटी एंजियोग्राफी में 100-125 ml का होता है। तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस फॉर सच पेशेंट्स। जिसको डाई की एलर्जी है उसके लिए दोनों टेस्ट अच्छी नहीं है, फिर उसके लिए हम एमआरआई वगैरह जैसी और चीज़ें सोचते हैं। एंड इन जनरल जो भी पेशेंट्स हैं जिनमें कि 50-60 से ज़्यादा की उम्र हो गई, जिसमें कि पता है कि कैल्शियम वैसे ही बहुत ज़्यादा मिलने वाला है इसमें, यही चीज़ मैंने सीटी कैल्शियम स्कोर वाली टेस्ट में भी बोली थी, तो उन केस में भी एक प्लेन सीटी कैल्शियम स्कोरिंग माइट गिव यू इनडायरेक्ट व्यू कि भाई बीमारी नहीं है या है, और नहीं है तो फिर टेंशन नहीं लेना है। पर अगर हम सीटी कैल्शियम और सीटी करने बैठेंगे, उसमें सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करने बैठेंगे, तो उसमें बिकॉज ऑफ कैल्शियम अंदर से नस में कितना ब्लॉक है उसमें कभी ना कभी कुछ आर्टिफिक्स आ सकते हैं। सो जिसमें बीमारी ज़्यादा चांसेस हैं, जिसमें एज ज़्यादा है 50-60 के ऊपर में, या फिर जिसमें बाईपास और स्टेंटिंग हो चुके हैं, या फिर जिसमें किडनी की बीमारी है हमें पता है, ऐसे लोगों में, और साथ ही साथ जब अटैक चल रहा हो, देखिए जब अटैक चल रहा होता है तो यही एंजियोग्राफी से किए जाते समय पे कार्डियोलॉजिस्ट कैन ओपन द आर्टरी इमीडिएटली एंड अबॉर्ट द अटैक। सो इमरजेंसी सिनेरियो में जहां छाती में दर्द हो रहा है और अटैक चल रहा है, उस केस में कन्वेंशनल एंजियोग्राफी इज मच मच बेटर टेस्ट। यहाँ पर एक और चीज, जो एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है वर्ल्ड वाइड अभी पिछले कुछ सालों में, सीटी मशीनों की राइज ने, सीटी अच्छी मशीनें आने लगी हैं वर्ल्ड वाइड, तो यूके में पर्टिकुलरली, और अब शायद कुछ सेंटर्स में अमेरिका में भी, ऐसे सेंटर्स में एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो सक्सेसफुल हुआ तो एक्चुअली बहुत बड़ा बून होगा पूरी दुनिया के लिए। कि देखिए जो भी कहें, किसी कार्डियोलॉजिस्ट को आने में और एंजियोग्राफी करने में टाइम लगता है, तो सपोज रात को 2 बजे कोई पेशेंट आया इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में छाती में दर्द है, तो जब छाती में दर्द होता है तो मैंने वीडियोस बताए हैं कि ऐसे में कैसे बताएं कि हार्ट अटैक है या नहीं है। तो अगर हार्ट अटैक लग रहा है तो भी ईसीजी, ट्रॉपाई, ये 2 टेस्ट तो करते ही हैं। नाउअडेज दे हैव स्टार्टेड कंबाइनिंग अ थर्ड टेस्ट इज सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, क्योंकि जब तक कार्डियोलॉजिस्ट आएगा तब तक वो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हो भी जाएगा। सो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बीइंग सो फास्ट आजकल यूज की जा रही है ऐसे पेशेंट में जिसमें कि खराब वाला हार्ट अटैक नहीं है। एसटीएमआई में ये यूज़ नहीं करते हैं, बट नॉन एसटीएमआई में, जिसमें कि छोटा अटैक जिसको बोलें, जहाँ छोटा अटैक या एंजाइना की पॉसिबिलिटी भी है, उस केस में भी अब इंटरनेशनली एक चलन बन रहा है जिसमें कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। और इसी सीटी एंजियोग्राफी में नाउअडेज वी कैन डू एफएफआर ऑल्सो। सो एफएफआर, मेरे वो जो दर्शक जिन्होंने 50 to 70% वाला वीडियो मेरा देखा है, विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो प्लीज गो एंड सी, दैट विल एनलाइटन यू मोर। सो सीटी के साथ ही एफएफआर का भी नया एक्सपेरिमेंट ये चल रहा है। ये चीज़ें अभी मेन स्ट्रीम नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी इंडिया में एडवोकेट नहीं करूंगा। इंडिया में कोई भी सेंटर ऐसा पहली प्रायोरिटी में सीटी इन इमरजेंसी और सीटी विद एफएफआर नहीं कर रहे हैं, बट धीरे धीरे ये चीज़ भी यहाँ आएगी। वी आर वेरी श्योर अबाउट दैट, एंड दैट वे वी माइट बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एडमिशन टू द हॉस्पिटल अननेसेसरली, सेव अ लॉट ऑफ हेल्थ केयर फाइनेंस वेस्टेज, बिकॉज जो आईसीयूज भरे पड़े हैं उन आईसीयूज के बेड का यूटिलाइजेशन बेटर होगा अगर ये जो नई पद्धतियाँ आ रही हैं हम अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर पाए। So if you like the topic, please subscribe to the channel, and thank you very much for your time.